वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी ज़रूरी है। आपकी तरह हमें भी बेहतरीन बुक्स से नॉलेज गेन करने का शौक है। क्योंकि पेशे से मैं एक टीचर हूँ, तो किताबें पढ़ना मेरा काम भी है और पैशन भी। जब मैंने मेरी पहली बुक समरी वीडियो यूट्यूब पर देखी तो ऐसा लगा जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि आप जहाँ बिना बुक पढ़े इसकी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, बुक उठाने की ज़रूरत नहीं, और आप उस बुक की नॉलेज भी गेन कर सकते हैं जो आपके देश में अवेलेबल ही ना हो। खैर, एक बार मैंने एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़कर कंप्लीट करी थी। जब मैंने उसी की समरी वीडियो देखी तो मैंने पाया उस वीडियो में बुक की नॉलेज का सिर्फ 10% ही बताया गया था। उस दिन समरी वीडियोज़ की दो अहम लिमिटेशंस पता चलीं। पहली, क्रिएटर्स के दोबारा वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बुक में से सिर्फ आई कैचिंग इन्फॉर्मेशन को लेना। क्रिएटर्स को ना सिर्फ ऑडियंस को वीडियो पर क्लिक करवाना है, बल्कि वीडियो के अंत तक जोड़कर भी रखना है। तो वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने लिए फैंसी थंबनेल्स, फैंसी ग्राफिक्स, साउंड इफेक्ट्स, ईजी टू रिच टेक्निक्स, सुनने में अच्छे लगने वाले इम्प्रैक्टिकल स्टेप्स आदि को यूज़ करना क्रिएटर्स की मजबूरी बन जाती है। दूसरी लिमिटेशन, माइक्रो डिटेल्स को मिस कर देना। दोस्तों, बुक की नॉलेज एक पानी की लहर की तरह होती है, जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स होते हैं, जो क्रिएटर्स के दोबारा वीडियो बनाने में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन ये नीचे वाला पार्ट लेखक का वो थॉट प्रोसेस होता है, जिसमें से वो प्रिंसिपल्स निकल कर आए हैं। ये थॉट प्रोसेस अक्सर लेखक छोटी कहानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल आदि के दोबारा लिख देता है, जो वीडियो के लिए इतना फैंसी नहीं होता। देखिए, फैंसी वर्ड्स चुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम इमोशंस के बने हुए जीव हैं। हम कोई रोबोट नहीं हैं, जिसके सॉफ्टवेयर में बस कुछ स्टेप्स डालो और वो वैसा ही परफॉर्म करने लगेगा। हमें चीज़ों को सीखने में समय लगता है। हमें किसी चीज़ से जुड़ने के लिए स्टोरीज सुननी भी ज़रूरी होती हैं। हमारे मन का जुड़ना ज़रूरी है। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे की दादी या नानी उसको कहानियां सुनाती है, जिनके साथ वो बच्चा इस कदर जुड़ जाता है कि बड़े होकर भी वो आस्था कहीं ना कहीं बनी रहती है। चाहे वो कहानियां भूतों की हो या धर्म संतों की गाथाएं। मुख्य तौर पर इन दो और बहुत सी अन्य बातों पर गौर करने के बाद हमने एक ऐसा चैनल शुरू करा, जिस पर फैंसी रेडीमेड प्रिंसिपल्स की बजाय इनके पीछे की थॉट प्रोसेस और शुद्ध नॉलेज पर फोकस किया जाए। इसीलिए हम वीडियोस में सिर्फ नॉलेज पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा एम शॉर्ट टर्म व्यूअर जोड़ना नहीं है। हमारी कोशिश है हमारा हर एक सब्सक्राइबर प्रैक्टिकली काम आने वाली नॉलेज सीखे। इसीलिए बजाय फैंसी चीज़ों के हम इस सीरीज में बुक्स की शुद्ध नॉलेज और ऑथर की थॉट प्रोसेस पर जोर देंगे। आज हम स्टॉक मार्केट की दूसरी सबसे मशहूर बुक लर्न टू अर्न की बुक समरी कवर करेंगे। इस बुक में हमें स्टॉक मार्केट के जरिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के सीक्रेट्स सीखने मिलते हैं। इस बुक के ऑथर मिस्टर पीटर लिंच हैं। फिडेलिटी मैगेलन फंड के दिग्गज फंड मैनेजर पीटर लिंच सिर्फ वॉल स्ट्रीट के जादूगर नहीं थे, वे बाजार में छिपे हुए रत्नों को पहचानने में माहिर थे। कम मूल्य वाली कंपनियों की पहचान करने और बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें हर घर में मशहूर बना दिया और वो रिटेल निवेशकों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गए। उन्होंने सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं किया, उन्होंने लोगों को इन्वेस्टिंग स्किल्स भी सिखाई और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाया। एक युवा विश्लेषक से वॉल स्ट्रीट के दिग्गज तक लिंच की यात्रा उनकी प्रतिभा, उनके जुनून और व्यक्तिगत निवेशकों की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। पीटर लिंच ने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैगेलन फंड का प्रबंधन किया। इस अवधि के दौरान फंड ने 29.2% के आश्चर्यजनक एवरेज एनुअल रिटर्न्स हासिल किए। लिंच के प्रबंधन के तहत फंड की संपत्ति $18 मिलियन से बढ़कर $14 बिलियन से अधिक हो गई, जिससे यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड में से एक बन गया। लिंच के पास एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो था, जो अक्सर एक समय में 1400 अलग-अलग स्टॉक में निवेश करता था, जो गहन शोध और विविधीकरण में उनके विश्वास को दर्शाता है। पीटर लिंच की दुनिया में गोता लगाने और उनकी असाधारण सफलता के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। इंट्रोडक्शन।
लगभग सभी आपकी फिक्र करने वाले लोगों ने आपको ज़्यादा और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लाभ का पाठ पढ़ाया है। आपको अनेकों बार ये समझाया गया है कि कैसे एजुकेशन के दम पर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको कई एग्जाम्पल्स सुनने मिली हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा और तेज तरार कुशलता से ऊंची सरकारी नौकरी की पोस्ट और लाखों में सैलरी प्राप्त की, जो कि बताना सही भी है और ज़रूरी भी। लेकिन इसके भी आगे बढ़कर किसी ने आपको ये नहीं बताया कि कैसे आप इन्वेस्टिंग की मदद से अपनी हज़ारों की सैलरी को भी करोड़ों में बदल सकते हैं। कैसे आप बेहतर ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी बना सकते हैं। कैसे आपकी जगह आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको लाइफ के एक खूबसूरत पहलू से परिचित करवाएगा। आपको वो स्टेज पर ले जाएगा जहां आपको सिर्फ पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को दुनिया के आगे रख सकेंगे, अपने शौक पूरे कर सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों में घूमने जा सकेंगे। जो इच्छाएं आपने पैसों की तंगी के कारण दबा कर रखी हैं, वो सब पूरी कर सकेंगे। लेकिन हम ये सब कर क्यों नहीं रहे हैं? इसका कारण है इन्वेस्टिंग को इग्नोर करना, जो कि आपके दोबारा नहीं बल्कि आपके स्कूल सोसाइटी के दोबारा किया गया है। बच्चों को स्कूल्स में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन सिंपल गणित का यूज़ कर मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं नहीं सिखाया जाता। हमें एक छोटे बजट से चिपके रहना सिखाया जाता है, लेकिन जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करने के लाभ नहीं बताए जाते। नौकरी लिए क्वालिटीज़ सिखाई जाती हैं, लेकिन अपना मालिक बनना नहीं सिखाया जाता। महान लीडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि वो कैसे देश को तरक्की की राह पर लेकर गए, लेकिन हम कैसे देश की ग्रोथ में हिस्सा पा सकते हैं नहीं बताया जाता। ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हमें रटा दी जाती हैं, इन्वेस्टिंग के गुण नहीं सिखाए जाते। इन्वेस्टिंग से आप देश की ग्रोथ की भागीदारी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक सभी हासिल कर सकते हो, और ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपके जेंडर, कास्ट आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। कंपनी जब लोगों की एक टीम इकट्ठी होकर व्यापार करती है तो उसे आम तौर पर कंपनी कहते हैं, जिसके लिए औपचारिक शब्द कॉरपोरेशन यूज किया जाता है। शब्द कॉरपोरेशन लैटिन भाषा के कॉर्पस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है बॉडी। एक कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद कानून के लिए एक लीगल बॉडी बन जाती है, जिसको लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, कुछ गलत करने पर पनिश किया जा सकता है, सब्सिडीज दी जा सकती हैं। कंपनीज मुख्य दो तरह की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनी वे होती हैं जिसे अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं करवाया गया है। ज़्यादातर कंपनीज प्राइवेट ही होती हैं, जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको खुद कंपनी का फाउंडर होना पड़ेगा या फिर फाउंडर की जान पहचान वाला होना पड़ेगा। किसी कंपनी के प्राइवेट होने से आप उसमें निवेश करने से रह जाते हैं, वही एक कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने के बाद पब्लिक कंपनी बन जाती है, जिसके स्टॉक्स आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं। डो एवरेज 1884 में एक चार्ल्स हेनरी डॉव नाम का पत्रकार था। हेनरी ने स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का एक नया और असरदार तरीका निकाला। उसने 11 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की लिस्ट बनाई। हर ट्रेनिंग सेशन की एंडिंग पर सभी के क्लोजिंग प्राइसेस लिए और 11 से डिवाइड कर दिया, जिससे एक एवरेज वैल्यू निकल कर आई, जिसे उसने कस्टमर्स आफ्टरनून लेटर का नाम दिया, जिसको आगे चलकर डो एवरेज कहा गया। इससे इंस्पायर हो के ही फिर सभी कंट्रीज ने अपने अपने स्टॉक मार्केट के एवरेज निकाले, जैसे इंडिया के सेंसेक्स और निफ्टी। स्टॉक मार्केट के शुरू होने का इतिहास। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद एक सामाजिक सिस्टम है जिसमें लोग पैसे के बदले चीज़ें और सर्विसेज बेचने के लिए और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के लिए आज़ाद होते हैं। कैपिटलिज्म समाज के लिए एक नया कंसेप्ट है। इतिहास में पहले कभी आम लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं आया। सदियों से लोग राजघराने और मास्टर्स के गुलाम रहते आए हैं। राजा रानियां ज़मीन और उस पर होने वाली सभी वस्तुओं के मालिक होते थे। कभी कभी व्यापारियों के ग्रुप आते और मार्केट लगाते, जो कि सिर्फ राजा रानियों के लिए होती। आम आदमी के पास ना ही पैसा होता था और ना ही अधिकार। अगर आप इस विषय को ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप रॉबर्ट हेलब्रोनर की लिखी बुक द वर्ल्डली फिलॉसफर पढ़ सकते हो। 17वीं सदी के अंत तक देशों के बीच व्यापार बढ़ने लगा, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा और नए व्यापारी, दुकानदार, शिपर, पेडलर्स उभरने लगे। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको वहां के राजा से अनुमति लेनी होती थी, जो एक रॉयल लाइसेंस के रूप में दी जाती थी। ये एक लिखित डॉक्यूमेंट होता था जिसे चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते थे। रॉयल लाइसेंस लेने के बाद आपको बस दी गई ज़मीन से जंगल साफ करना था, तंबाकू उगाना था और बेचना था। सबसे ज़रूरी काम था बिजनेस करने के लिए पैसा लगाने वाला फाइनेंसर ढूंढना।
जिससे ही पहली बार स्टॉक मार्केट होंद में आया। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट 1602 में डच लोगों के द्वारा दुनिया का पहला स्टॉक खरीदा गया, जो यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक था, जिसको दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया गया, जो था एम्स्टेल नदी के ऊपर बना एक ब्रिज। वहां से फंड रेज कर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिप्स तैयार किए, जिनको भारत पहुंचने के लिए यूज किया गया। बहुत से लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी लोग कंपनी के फेल होने की शर्त लगा रहे थे। असल में ये लोग कंपनी के शेयर गिरने पर पैसा लगा रहे थे और अनजाने में ये दुनिया की पहली शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। लेकिन कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और पहले ही साल में शेयर प्राइस दुगने हो गए, जिससे शेयर होल्डर्स को बोनस दिया गया। हम इसे डिविडेंड्स के रूप में जानते हैं। स्टॉक मार्केट बबल के शुरुआती बबल्स। एक आदमी जिसका नाम जॉन लॉ था, अपने बिजनेस पार्टनर को मारने के बाद स्कॉटलैंड छोड़ फ्रांस आ जाता है। वो किसी तरह फ्रांस के राजा लुइस 15 से जान पहचान करने में कामयाब हो जाता है। फ्रांस उस समय कर्ज की समस्या से जूझ रहा था। जॉन ने राजा को बताया कि वो उनकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है, लेकिन पहले राजा को उसके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करना होगा। राजा इसके लिए राजी हो गया। जॉन का आइडिया था एक प्रिंटिंग प्रेस बनवाकर सिक्के की जगह पेपर मनी प्रिंट करना, उसी मनी से कर्ज चुकता करना। पेपर मनी का आइडिया लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट था। राजा उसके आइडिया से इतने प्रभावित हुए कि जॉन को रॉयल बैंक ऑफ फ्रांस के साथ साथ रॉयल प्रिंटिंग प्रेस का सारा कंट्रोल दे दिया। जॉन रातों रात अमीर और मशहूर हो गया। राजा के बाद दूसरे नंबर का वेल्थी व्यक्ति बना। अपनी वाहवाही देख उसने अपना दूसरा आइडिया पेश कर दिया, जो था मिसिसिपी कंपनी। जॉन लॉ के अनुसार इस कंपनी का काम था मिसिसिपी नदी में से सारी कीमती वस्तुएं जैसे कि सोना निकाल कर बेचना। हालांकि जॉन कभी मिसिसिपी गया ही नहीं था। उसकी इस नई कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए लोग पागल हो रहे थे। जो इसका विरोध कर रहे थे उनको दूर की जेलों में फिकवा दिया जाता था। फ्रांस में शायद ही कोई था जो इसमें इन्वेस्ट ना कर रहा हो। इन्वेस्टर्स बढ़ने के साथ स्टॉक के दाम भी आसमान छू रहे थे। एक समय पर कंपनी की वैल्यूएशन उस सारे सोने की वैल्यू से ज्यादा हो गई थी जितना कि उस वक्त सर्कुलेशन में था। अब ये एक बबल का रूप ले चुका था, और जब मिसिसिपी नदी में सोने की बजाय सिर्फ पत्थर मिलने पर यह बबल फूट गया, लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी। फ्रांस की रॉयल बैंक डूब गई, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। सर आइजैक न्यूटन का फंसना। 1720 में एक कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना कर्ज चुकाने के लिए 5% इंटरेस्ट पर लोन देने का ऑफर दिया, जिसके लिए सरकार राजी हो गई। इस कंपनी का नाम था साउथ सी कंपनी। इस बात के बाहर आने पर लोग कंपनी के शेयर्स भर भर के खरीदने लगे। शेयर्स की डिमांड के चलते रातों रात स्टॉक्स के प्राइस 3 गुना हो गए। सरकार ने लोगों को पैसे बचाने की सलाह दी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा था। समाज के सभी वर्गों के लोग शेयर्स को लॉटरी समझकर खरीद रहे थे, और जब ये बबल बर्स्ट हुआ तो ब्रिटेन का हाल भी फ्रांस जैसा हुआ। सारे देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। साउथ सी कंपनी में पैसा खोने वाले लोगों में सर आइजैक न्यूटन भी एक थे, जिन्होंने बाद में लिखा कि मैं भारी भरकम चीज़ों का मोशन तो कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन का नहीं। लेकिन वही कुछ कंपनीज ऐसी भी रहीं जिनको ये समझ आ गया कि अगर परमानेंट रहना है तो समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। जैसे रोड्स एंड सन्स कंपनी पिछले 300 सालों से मौजूद है। ये कंपनी पहले घोड़ा गाड़ी बनाया करती थी। जब कंपनी के लीडर्स ने ऑब्जर्व किया कि ज़माना रेल रोड और ट्रेन्स का आ रहा है, तो इन्होंने बग्गी बनाना बंद कर दिया और कन्वेयर बेल्ट्स बनाना शुरू किया और बिजनेस में बचे रहे। डेक्स्टर कंपनी 1767 में अनाज पीसने वाली कंपनी से शुरू हुई और बाद में स्टेशनरी बनाने में शिफ्ट हो गई और 2 सदियों से ज़्यादा बिजनेस में बनी रही। दी लैंड्रेथ सीड कंपनी 1784 में शुरू हुई और 200 साल तक बिजनेस में बनी रही। लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, जानी प्राइवेट थीं, तो हम और आप इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। स्टॉक मार्केट के शुरू होने के 200 साल तक भी बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे। साल 1800 में लगभग 295 कंपनीज थी, जिनमें से ज़्यादातर प्राइवेट थी और जो पब्लिक थी उनमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि तब कंपनीज को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। बहुत से लोग कंपनीज को डेमोक्रेसी का दुश्मन समझते थे। 1815 में न्यूयॉर्क कमर्शियल एडवर्टाइजर नामक अखबार में पॉपुलर स्टॉक्स की लिस्ट छपी, जिसमें केवल 24 स्टॉक्स थे, जिनमें से ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स थे। 1818 में स्टॉक्स की गिनती 29 थी और 1830 में 31 स्टॉक्स ही ट्रेड कर रहे थे।
स्टॉक एक्सचेंज में काम इतनी स्लो होता था कि मार्केट सुबह 11:30 पर ओपन होता था और दोपहर 1:30 पर क्लोज हो जाता था। 16 मार्च 1830 के दिन सिर्फ 31 स्टॉक्स खरीदे और बेचे गए थे। आज से कंपेयर करें तो 5 जून 2024 को इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1900 करोड़ ऑर्डर्स सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड किए गए थे। खतरनाक मोनोपोलीज। 20वीं सदी में कैपिटलिज्म की खामियां दुनिया के सामने आने लगीं। एक बड़ी खामी थी मोनोपोली यानी एकाधिकार। जब किसी सेक्टर, प्रोडक्ट या सर्विस पर किसी एक कंपनी का कंट्रोल होता है तो उसे मोनोपोली कहा जाता है। आम लोगों के लिए मोनोपोली कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका आइडिया लोगों के सामने पहली बार एडम स्मिथ ने रखा। उदाहरण के लिए, अगर पेट्रोल इंडस्ट्री पर किसी एक कंपनी की मोनोपोली है तो वो कंपनी अपनी मर्जी से पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है और लोगों के पास बिना महंगे पेट्रोल खरीदने के और कोई चॉइस नहीं बचेगी। वहीं मोनोपोली के विपरीत कंपटीशन है, जिसमें पेट्रोल इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनीज होगी और कंपटीशन के चलते एक कंपनी के दाम घटाने पर उसे बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं, जो कि बाकी की कंपनीज को उनका दाम घटाने के लिए मजबूर करेंगे, जिसके चलते आम लोगों को फायदा होगा। इसलिए मोनोपोली का विरोध होना तय था, जिसको सरकारों ने समझा और मोनोपोली को रोकने लिए कानून बनाए। लेकिन 1880 में जॉन डी रॉकफेलर के एक चालाक वकील एससीटी डॉड ने इन कानूनों से बचने का तरीका निकाला, जो था एक ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट का मतलब है काफ़ी कंपनीज को एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा करना, जिसको एक मैनेजर कंट्रोल करे। रॉकफेलर ने तुरंत ऑयल कंपनीज का ट्रस्ट बनाने के लिए 40 बड़ी ऑयल कंपनीज को ऑफर भेजा। इन 40 कंपनीज के पास ट्रस्ट ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मना करने वाली कंपनी को ऑयल बिजनेस से बाहर करने की धमकी दी गई। उन्हें कहा गया अगर वो मना करेंगे तो रॉकफेलर की कंपनी इतने लंबे समय तक तेल के दाम घटा देगी कि दूसरी कोई कंपनी कंपटीशन में टिक नहीं पाएगी। आखिरकार 40 कंपनीज का स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनाया गया। एक ही रात में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल ऑयल ट्रस्ट बन गया, जिसके कंट्रोल में यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग सभी कच्चे तेल के कुएं और 90% रिफाइनरीज आ गई थी। रॉकफेलर अब बिजनेसमैन की जगह तानाशाह बन चुके थे। आम लोगों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय ट्रस्ट द्वारा तय किए गए प्राइस पे करने के। स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट ने अब रेल कंपनीज को धमकाना शुरू कर दिया था। अगर रेल कंपनीज ट्रस्ट के ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का रेट कम नहीं करते हैं तो उनको ट्रस्ट की 40 कंपनीज में से किसी के दोबारा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि रेल कंपनीज के मुनाफे का बड़ा हिस्सा तेल को ट्रांसपोर्ट करने से आता था, तो उनको भी ट्रस्ट की बात माननी पड़ी। पैसे और पावर के भूखे बिजनेसमैनों ने और भी नए ट्रस्ट बनाने शुरू कर दिए। शुगर ट्रस्ट से लेकर तंबाकू ट्रस्ट और फ्रूट ट्रस्ट तक सामने आ गए थे। जेपी मॉर्गन ने 1901 में टॉप 8 स्टील कंपनीज का एक ट्रस्ट बनाया, जो अमेरिका का पहला $1 बिलियन ट्रस्ट बना। ट्रस्ट के बिलियनर्स मालिक मर्जी के प्राइस तय करते थे, कर्मचारियों की सैलरीज को कंट्रोल करते थे। छोटी कंपनियों को रातों रात बिजनेस से बाहर कर दिया जाता था। फ्री मार्केट का कंसेप्ट सिर्फ शब्द बनकर रह गया था। आम लोगों के पास महंगे दाम चुकाने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। कई सालों के दबाव के बाद 1880 में सरकार ने शर्मन एंटीट्रस्ट एक्ट पास किया। 1904 में यूएस सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट टेडी रोजवेल्ट के एफर्ट्स से 40 बड़ी ट्रस्ट्स को खत्म किया गया और बचे हुए ट्रस्ट्स को क्लेटन एक्ट के जरिए खत्म किया गया। प्रोटेक्शन। अगर आप कोई व्हीकल्स जैसे कार और बाइक आदि लेने जाते हो तो उसकी सभी चीज़ें पता करते हो। उसका ब्रांड, एवरेज, इंजन पावर, स्पेसिफिकेशंस, सभी चीज़ें चेक करते हो। जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। लेकिन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के पहले कंपनीज को डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिक में पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी के अंदर की प्रॉब्लम्स सिर्फ अंदर के लोगों को ही पता होती थी, जिनको इनसाइडर कहा जाता था। जब इनसाइडर्स इसी बात का फ़ायदा उठाकर शेयर बाइंग और सेलिंग करते तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा गया। आम लोग शेयर को खरीद कर पहले ही बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। ऊपर से कंपनीज की मनमानी एक बड़ी समस्या बन गई थी। आखिरकार 1934 में यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया गया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार था। कमीशन ने स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, कंपनीज, इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स सभी के लिए रूल्स बनाए। कंपनीज को हर 3 महीने में एक शॉर्ट रिपोर्ट और 1 साल में डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करने का रूल बनाया गया, जिसे देख इन्वेस्टर्स कंपनी की प्रोग्रेस, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता कर सके। पार्ट 2, इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। मेरा एक दोस्त 24 साल का है जो एक कोर्स कर रहा है।
मैंने उसे इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे दोस्त ने एक सभ्य इंसान की तरह सीधे मना करने की बजाय ये कहा कि वो अभी स्टडी कर रहा है और वो कोई पैसे भी नहीं कमा रहा है, तो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो अंदर से रेडी नहीं है, तो मैंने भी और कुछ नहीं कहा और इन्वेस्टिंग वाली बात वही खत्म हो गई। अगले ही हफ्ते उसकी गर्लफ्रेंड वापस इंडिया आ रही थी। वो उसको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचा और वापस आकर बड़ी शान से बताया कि मैंने एक दिन में गर्लफ्रेंड के लिए 15,000 रुपये खर्च दिए। जब मैंने पूछा कि इन्वेस्टिंग के नाम पर तो तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं थे, तो अब कहाँ से आए, तो उसने बात टाल दी। आप माने या ना माने, कुछ इस तरह की ही हालत हमारी भी होती है। जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो आपको एहसास होता है कि समय कैसे पंख लगाकर उड़ता है। तो इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए अपने 50वें जन्मदिन का इंतज़ार मत कीजिए। असल में अभी आपकी जवानी के ये साल इन्वेस्टिंग के लिए गोल्डन ईयर्स हैं, और एक कड़वी सच्चाई ये है कि आगे चलकर आपके खर्चे बढ़ने ही वाले हैं। करियर, शादी, बच्चे और आप बस नाम ले। तो और इंतज़ार मत कीजिए, अपने पैसे को काम पर लगाए और पैसे से पैसे बनाने की कला को निखारते रहें। जिसका पहला स्टेप है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढना। ऑथर 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल में बताते हैं, जिनमें से हम सिर्फ स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली, इन्वेस्टमेंट बैंक, एफडी, मनी मार्केट फंड्स, ट्रेजरी बिल आदि, जहां आपका पैसा सुरक्षित होता है, लेकिन जहां इंटरेस्ट रेट अक्सर सरकारी महंगाई दर से भी कम होता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, संग्रह करना। इसमें कोई भी पुरानी, दुर्लभ या अनोखी वस्तु जैसे पुराने सिक्के, किसी प्लेयर की साइन की हुई बॉल आदि संभाल कर रखना और महंगे दाम पर बेचना होता है। तीसरा ऑप्शन, रियल एस्टेट, जिसमें रिटर्न्स बड़े हैं लेकिन शुरू करने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। अगर कम पैसों से शुरू करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी एजेंट बन सकते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बॉन्ड्स। बॉन्ड एक फाइनेंशियल टूल होता है जिसके द्वारा कंपनीज, गवर्नमेंट्स जैसी संस्थाएं लोगों से पैसा लेती हैं। बदले में कंपनीज लोगों को तय समय सीमा के बाद तय इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा देती हैं। बॉन्ड के जरिए पैसा उठाने वाले को इश्यूअर कहते हैं। पांचवी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्टॉक्स। स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपके स्टॉक्स चोरी नहीं हो सकते। बॉन्ड और एफडी खरीद कर आप लोन के हिस्सेदार बन रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स खरीद आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। कंपनीज आपको एक्स्ट्रा मुनाफे के तौर पर डिविडेंड देती हैं। स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपको बिलियनेयर या मिलियनेयर होने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक कि अगर आपके पास अभी इन्वेस्टिंग के पैसे नहीं हैं, तो भी आप स्टॉक्स में मास्टर बन सकते हैं। तब आप मॉक ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आप पेपर पर अपना कैपिटल यानी इन्वेस्टिंग अमाउंट लिखते हैं। जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, उसके कितने शेयर, कितने दाम पर, कौन सी डेट को खरीदे और खरीदने की वजह क्या है, सब लिखना है। कुछ समय बाद आपके खरीदे स्टॉक्स का प्राइस देख अपने मुनाफे या घाटे का हिसाब लगाएं। सच में शेयर्स बाय करने से पहले इसमें एक्सपर्ट बन जाए। जब आप सच में स्टॉक्स बाय करें तो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना हमेशा फायदेमंद होता है। औसत रूप से हर 7-8 सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, ये समय कम से कम होता जाएगा। स्टॉक खरीदना, स्टॉक्स पिक करने में आपका 100% ठीक होना जरूरी नहीं है। जहां आम इन्वेस्टर से लेकर वॉरेन बफे तक सभी से गलतियां होती हैं। एक सही स्टॉक पिकिंग कुछ ऐसी दिख सकती है। अगर आपने 10 शेयर्स खरीदे, उसमें से 1 से 2 स्टॉक्स लूजर निकलेंगे, यानी कुछ खास नहीं बढ़ेंगे। 6 से 7 स्टॉक्स एवरेज रूप से बढ़ेंगे। 10 में से अगर 3 बड़े विनर स्टॉक्स निकलते हैं, तो भी आपके बाकी के नुकसान की भरपाई कर देंगे। आपके कुछ ही ऐसे स्टॉक्स आपके मुनाफे को आसमान तक ले जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप 1000 को इन्वेस्ट करते हैं और उसे 3 गुना बढ़ा लेते हैं, तो 3000 हो जाएगा। 1000 को अगर 10 बार 3 गुना बढ़ा लेते हैं, तो आपके 1000 रुपये पूरे 5,90,49,000 रुपये में बदल जाएंगे। अगर आप ऐसा 5000 के साथ करते हो, तो आपकी 5000 की राशि 19,52,45,000 रुपये में बदल जाएगी। और अगर आपने ये 12 बार कर लिया, आपके पास पूरे 2,65,72,72,05,000 रुपये होंगे। ऐसा करने के लिए पहला स्टेप है अच्छे स्टॉक्स पिक करना।
जिसके लिए ऑथर 5 अप्रोचेज बताते हैं। पहली अप्रोच जो लोग यूज करते हैं वो है बिना किसी जानकारी के अंदाजा लगाना। ये अप्रोच सबसे खराब होती है। इसमें लोग सिर्फ एक आधी चीज देख स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जैसे स्टॉक का नाम, सस्ता प्राइस आदि। दूसरी अप्रोच है टिप, जिसमें लोग बिना किसी रिसर्च के अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि से सिर्फ सुनकर स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। तीसरी अप्रोच है एजुकेटेड। इसमें स्टॉक एक्सपर्ट के इंटरव्यू, न्यूज़, बिजनेस चैनल्स पर दिए गए टिप्स के बेसिस पर स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। ये पहली अप्रोचेज से बेहतर है, लेकिन आजकल ज़्यादातर एडवाइसेस पेड होती हैं, तो इन पर ज़्यादा निर्भर नहीं हुआ जा सकता। चौथी अप्रोच है ब्रोकर लिस्ट की। इसमें आप ब्रोकर की रिसर्च के भरोसे होते हैं। ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं। पहले डिस्काउंट ब्रोकर, जो आपको स्टॉक खरीदने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं। इस प्लेटफॉर्म, जो आजकल मोबाइल फ़ोन ऐप के रूप में आता है, का उपयोग कर आप जो भी खरीद बेच करना चाहें कर सकते हैं। ये उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। इनके साथ अक्सर आप फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरे होते हैं फुल टाइम ब्रोकर। इनके पास विश्लेषकों की एक पूरी टीम होती है, जिनकी रिसर्च के आधार पर आपको किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सलाह दी जाती है। ये आपके बिहाफ पर खुद से भी शेयर खरीद बेच सकते हैं। इस अप्रोच में आप फुल टाइम ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। पांचवी और सभी से बढ़िया अप्रोच है खुद रिसर्च करना। आप खुद से रिसर्च करें और अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टिंग करें। इसको हम दो तरीकों से समझेंगे। पहला है प्रैक्टिकल, दूसरा है नंबर। पहले प्रैक्टिकल तरीके में आप दो एंगलों से जंच करोगे। पहला एंगल है कर्मचारी का, जिसमें आप जिस भी क्षेत्र के सीधे संपर्क में हैं उसमें इन्वेस्टिंग के मौके खोजेंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप देखो कि कौन सी कंपनियां मेडिकल टूल्स बना रही हैं, फार्मा कंपनियां कौन सी हैं और किस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, उस पर और रिसर्च करें। अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हों तो आप किताबों वाली कंपनियों, पब्लिशिंग कंपनीज आदि को ऑब्जर्व करें। दूसरा एंगल है ग्राहक का एंगल। आप जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसके शोरूम में जाएं, स्टाफ की डीलिंग देखें कि स्टोर भरा हुआ है या खाली। अगर स्टोर में फिजिकली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें, कस्टमर्स के कमेंट्स पढ़ें, कंपनी के कंपेटिटर्स के बारे में रिसर्च करें, उनके मुकाबले कंपनी की स्ट्रेंथ्स जानें। दूसरा तरीका है नंबर। इसमें आप किसी कंपनी का विश्लेषण दो स्टेप्स में करेंगे। पहला है स्टॉक पेज। हम उदाहरण के लिए एक एफएमजीसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का पेज ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। इस कंपनी का नाम हम सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ये करंट स्टॉक कीमत के साथ ही पिछले साल का स्टॉक रिटर्न दिया हुआ है। दूसरे कॉर्नर पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए स्टॉक के दाम को जितने भी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके नंबर से गुणा किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत 90 रुपये है और उसके 10 लाख शेयर्स बाजार में व्यापार कर रहे हैं तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, ये हुआ 9 करोड़। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई 9 करोड़। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। 5,000 करोड़ तक की कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। 5,000 से 15,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनियों को मीडियम कैप कहा जाता है और 15,000 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनियों को लार्ज कैप कहा जाता है। स्मॉल कैप वाली कंपनियों के आगे बढ़ने के लिए बहुत लंबा रास्ता खुला होता है। अक्सर यहीं से मल्टी बैगर स्टॉक्स यानी आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देने वाले स्टॉक्स निकलते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो सबसे ज़्यादा असर स्मॉल कैप वाली कंपनीज पर पड़ता है। मीडियम कैप वाली कंपनीज थोड़ी कम रिस्की होती हैं और इनमें की गई इन्वेस्टमेंट कम समय में ज़्यादा ग्रो हो सकती है। लार्ज कैप वाली कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। इनमें की गई इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने में समय लगता है। यहाँ कंपनी के बिजनेस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी गई है। डिस्क्रिप्शन पढ़कर आपने सबसे पहले कंपनी का सेक्टर एनालिसिस करना है। सेक्टर टाइप्स और एनालिसिस के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी सेवाओं वाली कंपनीज शामिल हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, इसमें फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनीज शामिल हैं। फाइनेंशियल्स,
ये सेक्टर बैंकों, निवेश फंडों, बीमा कंपनियों और रियल एस्टेट फर्मों को शामिल करता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, इसमें गैरजरूरी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल हैं, जैसे खुदरा, ऑटोमोटिव और मनोरंजन। कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर, जिसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमजीसी भी कहा जाता है, इसमें खाद्य, पेय पदार्थ और घरेलू सामान जैसे आवश्यक उत्पादों को शामिल हैं। एनर्जी सेक्टर, तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को शामिल करता है। यूटिलिटीज सेक्टर, ये उन कंपनियों को शामिल करता है जो पानी, बिजली और प्राकृतिक गैस जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। मटेरियल्स, उन कंपनियों को शामिल करता है जो कच्चे माल का उत्पादन करती हैं, जिसमें धातु, रसायन और वानिकी उत्पाद शामिल हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें विनिर्माण, निर्माण और परिवहन सेवाओं को शामिल हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट प्रबंधन कंपनियों को शामिल करता है। एक स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें स्टॉक के सेक्टर यानी इंडस्ट्री का विश्लेषण करना जरूरी है। ये आपके शोध का थोड़ा समय जरूर बढ़ाएगा, लेकिन ये आपको 90% लोगों से आगे ले आएगा। सेक्टर विश्लेषण का सबसे पहला फायदा है बाजार के रुझान का पता लगना। सेक्टर पानी की लहरों जैसे होते हैं। पानी के अंदर हो रही हलचल से कभी एक लहर ऊंची होती है, कभी दूसरी। इसी तरह मार्केट में कोई इवेंट्स होने से कभी एक सेक्टर ऊपर जाता है, कभी दूसरा। अगर हम उस इवेंट को ट्रैक कर पाए तो एडवांस में सेक्टर का ट्रेंड पता कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन की खबरें आने के बाद कोरोना की मंदी में भी मेडिकल सेक्टर के स्टॉक मुनाफे में आ गए। दूसरा फायदा रिस्क मैनेजमेंट। हर एक सेक्टर के अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं। हर एक सेक्टर की अपनी एक वॉलेटिलिटी रहती है, जिसके बारे में जानकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल माना जाता है, जिसके मुकाबले हेल्थ केयर सेक्टर कम वॉलेटाइल माना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कंपैरिजन। दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाती है तो लगभग सभी सेक्टर्स के सभी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, लेकिन किसी इंडस्ट्री या फिर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो उसी इंडस्ट्री के अन्य स्टॉक्स से भी ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। जब हम एक सेक्टर के सभी स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं तो हम ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स की स्ट्रेंथ्स एनालाइज कर सकते हैं और विनर स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। चौथा बड़ा फायदा अवसर। जब आप एक सेक्टर विश्लेषण करते हैं तो उस सेक्टर में सर्वाइव और ग्रोथ देने वाली कंडीशंस आपको पता चलेंगी। जब आप उसी सेक्टर के किसी छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक को नोट करें जो वो ज़्यादातर कंडीशंस पूरी कर रहा हो जो उस सेक्टर में चाहिए, तो आप बाकियों से पहले और सस्ते दाम पर स्टॉक को खरीद सकते हैं और उसकी ग्रोथ से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग टर्म व्यू। जब आप ठीक ठाक सेक्टर विश्लेषण कर लेंगे तो आप आसानी से सेक्टर में लंबा भागने वाले स्टॉक की पहचान कर लेंगे, जिसमें आपको लंबी अवधि के निवेश में मदद मिलेगी। सेक्टर के बाद आती है पी रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेश। मतलब कंपनी का शेयर प्राइस उसकी कमाई के हिसाब से कम है या ज्यादा। कंपनी के पी रेशियो ज्यादा होने का मतलब है शेयर प्राइस ज्यादा महंगा होना। पी रेशियो कम होने का मतलब है शेयर प्राइस सस्ता होना। कंपनी की पी रेशियो को पूरे सेक्टर की पी रेशियो से कंपेयर कर हमें पता चलेगा कि शेयर प्राइस महंगा है या सस्ता। हमें कोशिश करनी है कि बढ़िया कंपनी कम पी रेशियो पर लें। ज्यादा पी रेशियो हमारे लिए दो जरूरी सिग्नल देता है। पहला, कि शेयर के दाम पहले ही बहुत ऊपर आ चुके हैं और ऊपर जाने की उम्मीद कम है। दूसरा सिग्नल है कि कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है, क्योंकि पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस वो शुद्ध मुनाफा होता है जो कंपनी की कमाई में से सारे खर्चे निकालकर बाकी बचता है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बढ़ रहा है, जिसका मतलब उसका ईपीएस कम हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का शेयर प्राइस है 20 रुपये, इसका ईपीएस यानी शुद्ध मुनाफा है 10 रुपये। शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करने से जो उत्तर आएगा वो होगा पी रेशियो। 20 को 10 से भाग करने पर पी रेशियो 2 आएगा। 10 घटकर 5 हो जाए तो उत्तर आएगा 4। अगर 10 घटकर 2 हो जाए तो आंसर आएगा 10। जैसे जैसे ईपीएस घटता जाएगा वैसे वैसे पीई की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो पी रेशियो को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पीई के बेसिस पर स्टॉक बाय और सेल नहीं करना है, और भी इंडिकेटर्स देखने जरूरी हैं, जैसे पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू।
प्राइस मतलब शेयर का मौजूदा रेट और बुक वैल्यू मतलब वो पैसा जो कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने पर बचेगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात करें तो पीबी रेशियो का मतलब है कि आप कंपनी की असल वैल्यू के मुकाबले कितने ज्यादा या कम दाम पर शेयर्स खरीद रहे हैं। पीबी रेशियो 1 से नीचे वाले शेयर को अंडरवैल्यूड माना जाता है। पीबी रेशियो का वैल्यू अगर 1 है तो शेयर को सही वैल्यू पर माना जाता है और 1 से ज्यादा शेयर को महंगा माना जाता है। मोटा मोटी आप ये पकड़कर चल सकते हैं कि जितना किसी शेयर का पीबी रेशियो है, कंपनी की असल वैल्यू से उतने गुने ही ज्यादा उसका प्राइस है। पीबी रेशियो को सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर करना जरूरी होता है। आगे है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड वो मुनाफा होता है जो एक शेयर धारक को कंपनी बोनस के तौर पर देती है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। आगे है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी आपके लिए कितने % रिटर्न बना कर देगी, जितना ज्यादा उतना अच्छा। फिर है पिछले 1 साल का मिनिमम और मैक्सिमम शेयर प्राइस। हमारी कोशिश जितना हो सके लो प्राइस पर खरीदने की होनी चाहिए। फिर है कंपनी का ग्राफ जिसे हमने शुरू से देखना है और ग्राफ ओवरऑल ऊपर को जाना चाहिए। अगर नीचे जा रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ये था कंपनी एनालिसिस का पहला स्टेप, स्टॉक पेज। दूसरा स्टेप है बैलेंस शीट एनालिसिस। बैलेंस शीट को स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप डिटेल्ड बैलेंस शीट को डाउनलोड कर आराम से समय लेकर ऑब्जर्व करें। इसके लिए मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाएं। सर्च बार में कंपनी का नाम भरें। कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाएं। राइट साइड पर डिटेल्ड फाइनेंशियल के नीचे बैलेंस शीट पर क्लिक करें। फिर सर्च बार पर क्लिक करें, एक लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट में नीचे से 6th पोजीशन पर बैलेंस शीट पर क्लिक करें। फिर गो पर क्लिक करें। न्यू वेब पेज खुलेगा जहां बैलेंस शीट दी गई है। इसको डाउनलोड करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें। कंपनी के नाम के नीचे अगर स्टैंडअलोन लिखा हो तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट कंपनी की सिर्फ एक सब्सिडरी की है, और अगर इसकी जगह कंसोलिडेटेड लिखा होता है तो इसका मतलब है कंपनी की सारी सब्सिडरीज को मिलाकर एक रिपोर्ट में शो करा हुआ है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इनकी सभी सब्सिडरीज जैसे डव, लाइफ बॉय, लक्स साबुन, एक्स परफ्यूम, बूस्ट और हॉर्लिक्स एनर्जी ड्रिंक, लिप्टन ग्रीन टी, बरू कॉफी, ग्लो एंड लेवल और वैसलीन क्रीम जैसी सभी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल्स को कंबाइन कर सिर्फ एक रिपोर्ट में शो करा हुआ है। अब हम एक डिटेल्ड बैलेंस शीट के हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई टर्म ना समझ आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करें और बाद में किसी कंपनी की बैलेंस शीट ओपन करें और टर्म्स रिवाइज करें। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अंत में हम समराइज भी करेंगे। दोस्तों, एक कंपनी के खर्चों को लायबिलिटीज कहा जाता है, जैसे लोन और टैक्स आदि, और कंपनी के रिसोर्सेज जिनको बेच कंपनी पैसा कमा सकती है उनको एसेट्स बोला जाता है, जैसे प्रॉपर्टी, मशीनें आदि। सबसे पहले आपको टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स की वैल्यू देखनी है, जो कि एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। लायबिलिटीज और एसेट्स बैलेंस्ड रूप से बराबर होते हैं तभी इसे बैलेंस शीट कहते हैं। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू एसेट्स से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी डूब सकती है। उसके बाद हमें देखनी है बुक वैल्यू। अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दे तो जो वैल्यू बचेगी उसे ही बुक वैल्यू कहते हैं। अगर बुक वैल्यू साल दर साल बढ़ रही है तो ये निवेश करने के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन बुक वैल्यू को कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करना जरूरी है। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा टोटल शेयर कैपिटल और इक्विटी। शेयर कैपिटल का मतलब शेयर धारकों का इन्वेस्टेड पैसा। रिजर्व्स मतलब जितना पैसा कंपनी के पास स्टोर है। नेटवर्थ कंपनी की वेल्थ। टोटल डेट जानी कंपनी के ऊपर उधारी कितनी है। वैसे ये कंपनी के बिजनेस टाइप पर डिपेंड करेगा, लेकिन आमतौर पर उधार का साल दर साल कम होते रहना अच्छा है। अगर उधार साल दर साल बढ़ता जा रहा है तो कंपनी को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो पैसा जिस पर पेरेंट कंपनी का सीधा हक नहीं है। ये पैसा कंपनी की किसी सब्सिडरी के पास है। ग्रोस ब्लॉक वो पैसा है जो फिजिकल एसेट्स में लगा हुआ है, जैसे फैक्ट्री बनाने में आदि। लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन मतलब एसेट्स की घटने वाली वैल्यू। जैसे एक कंपनी ने 50 लाख का ट्रक खरीदा जिसको कंपनी बेच भी सकती है, मतलब ये कंपनी के लिए एक एसेट हुआ।
1 साल बाद उस नए ट्रक की कीमत सेकेंड हैंड मार्केट में 40 लाख रह जाती है। तो जो वो 10 लाख कम हुए वही लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की वैल्यू है। यही वैल्यू को जब ग्रोस ब्लॉक में से माइनस कर दिया जाता है तो बाकी बचने वाले पैसे को नेट ब्लॉक कहते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो एसेट्स अभी बन रहे हैं और फ्यूचर में तैयार हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी ने कर रखी हैं। सन्ड्री डेब्टर्स करंट एसेट्स का पार्ट है। इसका मतलब है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस उधार पर बेच चुकी है, जिसका पैसा जल्द कंपनी के पास आ जाएगा। आमतौर पर ये वो पैसा होता है जो 1 साल के अंदर कंपनी के पास आ जाता है। कैश एंड बैंक बैलेंस मतलब जो पैसा कंपनी के पास नकदी में और बैंक अकाउंट्स में पड़ा है। टोटल करंट एसेट्स, जहां करंट का मतलब होता है छोटा टाइम फ्रेम, मतलब ये वो एसेट्स हैं जो कम समय में कैश में बदले जा सकते हैं। उसके बाद लोन जैसे खर्चे मिलाकर नीचे करंट लायबिलिटीज दी गई हैं, मतलब ये वो शॉर्ट टर्म खर्चे हैं जिनको कंपनी ने 1 साल के अंदर चुकाना है। फिर है प्रोविजंस, मतलब वो धन राशि जो कंपनी ने फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन खर्चे के लिए संभाल कर रखी है, जैसे कोई जुर्माना हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए आदि। इसके नीचे टोटल करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस को प्लस कर दिया हुआ है। फिर नेट करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो राशि बचती है। इसकी वैल्यू माइनस में होना कंपनी के अंदर किसी गड़बड़ी का संकेत देता है। निवेश करने से पहले इसकी गहराई में रिसर्च करें। फिर है कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये वो फंड्स हैं जो कंपनी ने किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए अलग से रखे हैं, जैसे प्रोडक्ट्स की वारंटी कवर करने के लिए या फिर कंपनी पे कोई केस फाइल हो जाए तो वकीलों की फीस के लिए आदि। ये तो था सभी टर्म्स का आसान भाषा में मतलब। अब हम सरल तरीके से एक अच्छी बैलेंस शीट की निशानियां समझेंगे। पहली चीज जो हमने देखनी है वो है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जिनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू टोटल एसेट्स से ज्यादा है तो कंपनी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करने से गुरेज करें। फिर है करंट रेशो, इसमें आप टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करेंगे। अगर वैल्यू 1.5 या फिर ज्यादा है तो इसका मतलब है कंपनी शॉर्ट टर्म खर्चे करने में सक्षम है। अगर वैल्यू 1.5 से कम आती है तो ये एक नेगेटिव साइन है। फिर है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसमें आप टोटल डेट को इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब है कंपनी लोन के पैसे पर पूरी तरह डिपेंड नहीं है और इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी ऑप्शन है। फिर आपको कैश रिजर्व्स देखने हैं, अगर लगातार कम हो रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग के लिए एक नेगेटिव साइन है। दोस्तों, ये सब एक अच्छी बैलेंस शीट की बेसिक निशानियां थीं। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स होते हैं जो एडवांस लेवल के होते हैं, और एडवांस लेवल पर आप तभी पहुंचेंगे जब ये बेसिक इंडिकेटर्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंपनी के शेयर पर नजर रखेंगे। अब तक हम अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब सीखेंगे कि कैसे अच्छे स्टॉक्स में से मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करने हैं। जब कोई स्टॉक आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देता है तो उसको मल्टीबैगर कहते हैं। जैसे अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना बढ़ा दें तो उसे 3 बैगर कहेंगे। अब हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट समझेंगे जिससे आप कम से कम 10 बैगर और ज़्यादा वाला स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। 10 गुना और इससे भी ज़्यादा पैसा बनाने के लक्ष्य से किसी शेयर में निवेश करने के लिए सिर्फ कीमत देखना काफ़ी नहीं है। कई निवेशक संख्या के खेल में फंस जाते हैं, लेकिन जो चीज़ मल्टी बैगर्स दिलाएगी वो है स्टोरी। जो लोग कंपनी की कहानी जाने बिना शेयर खरीदते हैं वो कीमत बढ़ने पर मान लेते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन जब कीमत स्थिर हो जाती है या गिर जाती है तो वे विश्वास खो देते हैं और बेच देते हैं। कीमत और कंपनी की कहानी के बीच यह भ्रम एक बड़ी गलती है। यह लोगों को करेक्शन के दौरान बेचने के लिए प्रेरित करता है, यह सोचकर कि जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है वे असफल हो रही हैं, भले ही वे मजबूत स्थिति में हों, वे कम कीमत पर अधिक शेयर खरीदने के अवसरों से चूक जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक की कहानी आपको बताती है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। स्टॉक की कहानी ये कंपनी के भविष्य के बारे में बताती है, मुनाफा होगा या नुकसान। कभी कभी ये कहानी समझना मुश्किल होता है, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए जिनके कई अलग अलग काम होते हैं। लेकिन जब कहानी साफ हो जाती है तो निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। जैसे 1987 में नाइकी की कहानी बहुत आसान थी।
नाइकी सिर्फ स्नीकर्स बनाती थी, तो हमें बस ये देखना था कि क्या वे पहले से ज़्यादा स्नीकर्स बेच रहे थे, क्या उनसे अच्छा मुनाफा हो रहा था, और क्या भविष्य में भी वे और स्नीकर्स बेच पाएंगे। 1987 में नाइकी का एक स्टॉक $10 का था। जो लोग सिर्फ स्टॉक प्राइस देख रहे थे उनके लिए ये बस एक आम स्टॉक था। लेकिन जो लोग कंपनी को एनालाइज कर रहे थे वो देख रहे थे कि नाइकी स्नीकर्स जॉगिंग करने वाले बड़े लोगों से लेकर बास्केटबॉल खेलने वाले यंग प्लेयर्स तक सभी पहन रहे थे। तभी मार्केट में कुछ इवेंट्स हुए और उसी साल नाइकी की सेल्स 22% घट गई, अर्निंग्स 38% नीचे और कंपनी के फ्यूचर ऑर्डर्स में 38% गिरावट आ गई। पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स लगातार खराब होने की वजह से स्टॉक की कीमत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। सिर्फ प्राइस ट्रैक कर रहे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक खराब स्टॉक था जो सिर्फ नीचे जा रहा था। जो इन्वेस्टर्स कंपनी की स्टोरी के साथ जुड़े हुए थे वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, जिससे पता लग रहा था कि सेल्स अभी भी डाउन है, लेकिन सिर्फ 3%। फ्यूचर ऑर्डर भी बढ़ रहे थे, चाहे स्टॉक अभी भी नीचे जा रहा था, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स सेक्टर एनालिसिस कर चुके थे। इनको पता था कि शू इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री की तरह नहीं है, जिसके लिए भारी भरकम मशीन और विशाल फैक्ट्री चाहिए। नाइकी को स्नीकर्स बनाने के लिए चाहिए था सिर्फ एक बड़ा हॉल, कुछ कर्मचारी जूते का सोल बनाने लिए रबर जूते के ऊपर का हिस्सा और जूते कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटी मशीनें। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई है और कंपनी के पास कैश रिजर्व्स भी थे। प्राइस ट्रैक करने वालों को अभी भी नाइकी के शेयर्स को घाटे का सौदा लग रहा था, लेकिन स्टोरी देखने वाले जानते थे कि कंपनी की कंडीशन सुधर रही है और स्टॉक कभी भी ऊपर जा सकता है। $7 का स्टॉक अगले 5 सालों में $90 का हो गया था। जिन इन्वेस्टर्स ने $7 पर शेयर खरीदा, उनका पैसा पूरे 12 गुना बढ़ गया। काफ़ी लोग प्राइस में उलझे रहे और स्टोरी ट्रैक करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक 12 बैगर साबित हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इकोनॉमिक क्लाइमेट। मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर तभी अच्छे से बढ़ पाते हैं जब आसपास का एनवायरनमेंट ठीक हो, क्योंकि आसपास का वातावरण सीधे तौर पर सभी जीवों को प्रभावित करता है। इसी तरह से कंपनीज का एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है जो कंपनीज को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सभी चीजें सही होते हुए भी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नीचे, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भांपकर हम स्टॉक्स खरीदने या बेचने के लिए सही समय का चयन कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मुख्य 3 तरह के होते हैं: हॉट, कोल्ड और गोल्डिलॉक्स। हॉट क्लाइमेट वो होता है जब लोग अच्छी स्पेंडिंग कर रहे हों, लोग नई कार, फोन्स, कपड़े आदि खरीद रहे हो, स्टोर्स भरे पड़े हों, फैक्ट्रीज धनाधन माल प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इस वक्त नई जॉब्स लेनी आसान होती हैं, बिजनेसेस बड़े प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं। बढ़ती डिमांड को पूरा करने लिए कंपनीज और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लगती हैं, जिसकी वजह से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होने लगती है। तब कच्चे माल के दाम बढ़ते हैं और ज़्यादा काम करने की हालत में कर्मचारी ज़्यादा पे की डिमांड करने लगते हैं। इसी के चलते कंपनीज को प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। जब एक बिजनेस में दाम बढ़ते हैं तो उसका असर बाकी बिजनेसेस पर भी पड़ता है, जिसमें महंगाई बढ़ती है और बढ़ती महंगाई के कारण कंपनीज के मुनाफे घट जाते हैं। ये देख बड़े इन्वेस्टर्स चिंतित होकर मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे और नीचे जाता है। लोग पैसा स्पेंड करना घटा देते हैं और हॉट इकोनॉमी जल्दी ही नीचे भी आ जाती है, जहां सभी चीजें हॉट इकोनॉमी के अपोजिट होती हैं। इसे हम कोल्ड इकोनॉमी कहते हैं। कई बार ये मंदी, रिसेशन को भी जन्म दे देती है। ऑथर हमें दोनों क्लाइमेट्स में निवेश न करने की सलाह देते हैं। जो समय निवेशकों के लिए बढ़िया होता है वो है इन दोनों के बीच का समय, जिसे गोल्डीलॉक क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन ये समय ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही होती है। ज़्यादातर समय आपको इकोनॉमी ऊपर जाती हुई या नीचे आती हुई दिखेगी। तो आप जिन भी शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं उन पर लगातार नज़र रखते रहें, उसके साथ ही मार्केट के ट्रेंड को भी ऑब्जर्व करते रहें। दोस्तों, पूरी वीडियो की मुख्य लर्निंग्स को समरी के रूप में दोहराए तो वो ये कुछ पॉइंट्स होंगे। पहला, पेपर ट्रेडिंग, जिसमें आप इन्वेस्ट करने लिए इमेजिनरी पैसा लिखेंगे। उस पैसे से किस कंपनी के कितने शेयर किस दाम पर लिए और थोड़े समय बाद स्टॉक्स के रियल प्राइस देखकर अपना मुनाफा कैलकुलेट करें।
लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप सभी चीज़ें डिटेल्स में लिखेंगे, जैसे आपने क्यों वो कंपनी सेलेक्ट की, फ़ायदा हुआ तो क्यों हुआ, घाटा हुआ तो क्यों हुआ। अपने लिए खुद से ही कुछ रूल्स बनाएं और उन्हीं रूल्स को रियल इन्वेस्टिंग में यूज़ करें। दूसरा पॉइंट, छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। अगर सिर्फ 6,000 को आप 12 बार 3 गुना कर लें तो आपके पास 300 करोड़ से भी अधिक रुपए होंगे। क्योंकि वेल्थ बनाना अमाउंट के बारे में नहीं है, अच्छे स्टॉक्स पिक करने के बारे में है। तीसरा पॉइंट, जहां आपका 100% ठीक होना ज़रूरी नहीं है। अगर 10 में से आपके 2-3 स्टॉक्स भी मल्टी बैगर हो गए तो आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। चौथा पॉइंट, कंपनी के फाइनेंशियल्स जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट को समझें। शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस से जल्दी ही बेहतर बन जाएंगे। पांचवा पॉइंट, शेयर प्राइस से ज़्यादा कंपनी की स्टोरी को फॉलो करते रहे और साथ में ही उस पूरे सेक्टर का एनालिसिस करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितना जल्दी हो सके अपने पैसों को काम पर लगाएं और बड़े रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली होगी तो आप बिना कहे सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो के लिए अपने विचार कमेंट्स करें। जल्द मिलेंगे एक और वैल्यूएबल वीडियो में। धन्यवाद।